जरा सोचिए, आज के जमाने में कोई कंपनी, मान लीजिए कोई टेक जॉइंट या कोई बड़ी कॉर्पोरेशन, सिर्फ बिजनेस करने के इरादे से किसी देश में आए और धीरे धीरे करके उस पूरे देश पर ही कब्जा कर ले। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? पर यही कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक ऐसी ट्रेडिंग कंपनी जिसने दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक को अपना गुलाम बना लिया। ये सवाल आज भी दिमाग को चकरा देता है कि मुट्ठी भर व्यापारियों ने एक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कैसे ले लिया। इसका जवाब देखिए, सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। ये कहानी है सही रणनीति की, मौके पर चौका मारने की और ऐसी जबरदस्त महत्वाकांक्षा की जिसकी कोई हद ही नहीं थी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये जो दो तस्वीरें दिख रही हैं, इन्हें जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ ये शुरुआती दिनों की बात है, कुछ व्यापारी मद्रास के किनारे अपना सामान उतार रहे हैं, और दूसरी तरफ लगभग पूरे भारत पर फैला हुआ ब्रिटिश कंट्रोल। ये जो बदलाव है ना, 200 साल से भी कम में, ये दिमाग हिला देने वाला है। और बस यही हमारी आज की कहानी का सार है। अब इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। उस दौर के भारत को देखना होगा जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपने कदम रखे थे। क्योंकि सच तो यह है कि उस वक्त के जो हालात थे ना, वही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बने। तो सीन कुछ ऐसा था, भारत का जो मजबूत मुगल साम्राज्य था वो अब बिखर रहा था। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ गई, और इसका नतीजा, पूरे देश में छोटे छोटे राजा, नवाब अपनी अपनी रियासतें बनाकर सिर उठाने लगे। और सबसे बड़ी बात, ये सब आपस में ही लड़ रहे थे। बस इसी राजनीतिक उथल-पुथल ने, इसी पावर वैक्यूम ने कंपनी को वो सुनहरा मौका दे दिया जिसका उन्हें इंतजार था। देखिए, शुरुआत में तो कंपनी का मकसद बड़ा सीधा सा था। भारत से मसाले और बढ़िया कपड़े खरीदो, यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचो और खूब सारा पैसा कमाओ। सिंपल। लेकिन जब मुनाफा इतना बड़ा हो तो लड़ाई तो होनी ही थी। और ये लड़ाई बहुत जल्द सिर्फ व्यापार की नहीं रही, बल्कि असली जंग में बदल गई। उस जमाने में यूरोप में भारतीय चीजों की जबरदस्त डिमांड थी। मतलब यहाँ का जो बारीक सूती कपड़ा और रेशम था, वो एक स्टेटस सिंबल था। और मसाले, अरे वाह, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये तो समझिए सोने चांदी के भाव बिकते थे। ये सिर्फ ट्रेड नहीं था, ये तो एक खजाना था जो हाथ लग गया था। लेकिन इस रेस में अंग्रेज अकेले नहीं थे। पुर्तगाली पहले से थे, डच भी थे और फ्रांसीसी भी। ये सब के सब इस मुनाफे वाले व्यापार का एक बड़ा हिस्सा चाहते थे। और प्रॉब्लम ये थी कि सबको एक ही जैसी चीजें खरीदनी थीं। तो जाहिर सी बात है, शुरू से ही ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक तरह का युद्ध था। प्रॉफिट बढ़ाने का बस एक ही तरीका था, अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटा दो। इन कंपनियों ने एक दूसरे के जहाज डुबोए, रास्ते ब्लॉक किए और धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग पोस्ट्स को व्यापार की आड़ में किलों में बदलना शुरू कर दिया। और यहीं पर बंगाल में कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग पावर से एक रूलिंग पावर बन जाती है। इस पूरे ड्रामे के सेंटर में थे दो लोग। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। वो कंपनी की बढ़ती ताकत और उनकी गैर कानूनी हरकतों से बहुत परेशान थे। और दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी का एक ऐसा अफसर जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था और जीत के लिए कुछ भी कर सकता था। असल में कंपनी को सीधे सीधे हुकूमत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसमें बहुत झंझट था। उन्हें तो बस पैसा कमाना था। तो उन्होंने एक आसान रास्ता निकाला, एक पपेट नवाब यानी कठपुतली नवाब को गद्दी पर बिठा दो। नाम का राजा वो होगा, लेकिन असली कंट्रोल कंपनी के हाथों में रहेगा। और जरा देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1757 में प्लासी की लड़ाई, ये एक डिसाइसिव मोमेंट था। हालांकि इसे लड़ाई कहना भी ठीक नहीं होगा। ये लड़ाई कम और एक बहुत बड़ी साजिश ज्यादा थी। इसमें नवाब का अपना ही सेनापति मीर जाफर क्लाइव से मिल गया था। और इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई ने तो ये साबित ही कर दिया कि अब इस इलाके में मिलिट्री पावर कंपनी ही है। और फिर 1765 में कंपनी ने अपना असली मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्हें मिल गया दीवानी का अधिकार। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि बंगाल का पूरा टैक्स रेवेन्यू अब सीधे कंपनी की तिजोरी में जाएगा। जरा सोचिए, अब उन्हें इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत ही नहीं थी। वो भारत के ही पैसे से भारत का सामान खरीदते, अपनी फौज का खर्चा उठाते और अपने किलों को और मजबूत करते। ये एक तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग कब्जा था।
बंगाल हाथ में आने के बाद कंपनी ने एक तरह से अपनी प्लेबुक बना ली। मतलब वो तरीके और नीतियां तैयार कर लीं जिन्हें इस्तेमाल करके वो पूरे भारत में फैल सकते थे। और ये सिर्फ मिलिट्री टैक्टिक्स नहीं थीं, ये बहुत ही चालाकी भरे पॉलिटिकल मूव्स थे। इनमें से एक था सब्सिडियरी अलायंस का जाल। ये एक बहुत ही शातिर स्कीम थी। कंपनी किसी भारतीय राजा के पास जाती और कहती, हम आपको दुश्मनों से बचाएंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, बस हमारी सेना का खर्चा उठा लीजिए। लेकिन वो खर्चा जानबूझकर इतना ज्यादा रखते थे कि राजा उसे चुका ही नहीं पाता था। और फिर जब राजा पैसे नहीं दे पाता तो पेमेंट के तौर पर कंपनी उसके राज्य का एक बड़ा हिस्सा हड़प लेती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि सबने आसानी से हार मान ली। मैसूर के टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था, वो कंपनी के असली इरादों को अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद लेकर अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया और कंपनी को जबरदस्त टक्कर दी। टीपू को हराने के लिए अंग्रेजों को 1-2 नहीं बल्कि 4-4 लड़ाइयां लड़नी पड़ी। कब्जा करने का एक और जरिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय नीति। ये भी एक बड़ा अजीब नियम था। इसके मुताबिक अगर किसी राजा की मौत हो जाती और उसका कोई सीधा पुरुष वारिस नहीं होता तो उसका राज्य ऑटोमैटिकली कंपनी का हो जाएगा। ये भारतीय परंपराओं का सीधा सीधा अपमान था, क्योंकि यहाँ तो गोद लेने की प्रथा सदियों से चली आ रही थी। इसी पॉलिसी का बहाना बनाकर सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई राज्यों को हड़प लिया गया। तो इन सब साजिशों, लड़ाइयों और चालाकी भरी नीतियों का आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा था बेहिसाब दौलत और एक बहुत बड़ा साम्राज्य। ये जो रकम दिख रही है, 4 लाख पाउंड से ज्यादा, ये रॉबर्ट क्लाइव की पर्सनल दौलत थी, जो वो भारत में बस कुछ साल गुजारने के बाद अपने साथ लेकर लौटा। सोचिए, ये तो सिर्फ एक अफसर की कमाई थी। ये दौलत इतनी ज्यादा थी कि खुद ब्रिटेन की संसद में उस पर करप्शन के आरोप लगे। लेकिन क्लाइव ने जो जवाब दिया ना, वो इस लूट के स्केल को दिखाता है। उसने कहा, मैं तो अपने संयम को देखकर खुद हैरान हूं। मतलब वो एक तरह से कह रहा था कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं चाहता तो इससे कहीं ज्यादा लूट सकता था। अब जरा इन नक्शों पर नजर डालिए। साल 1797 की बात है। कंपनी का कंट्रोल बस कुछ तटीय इलाकों, मतलब कोस्टल एरियाज तक ही था, छोटे छोटे हिस्सों में। और फिर बस 40 साल बाद 1840 तक तस्वीर देखिए कैसे पूरी तरह बदल गई। कंपनी ने सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया था। ये जो फैलने की रफ्तार थी ना, ये सचमुच हैरान कर देने वाली थी। और फिर 1857 आते आते ये कब्जा लगभग पूरा हो चुका था। देश के 63% इलाके और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा कंट्रोल था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, वो हिंदुस्तान की असली हुक्मरान थी। तो 1857 तक एक प्राइवेट कॉरपोरेशन एक पूरे देश पर राज कर रही थी। भला इसमें क्या गलत हो सकता था? बहुत कुछ, क्योंकि जब व्यापारी शासक बन जाते हैं तो उनका मकसद लोगों की भलाई करना नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाना होता है। ये एक ऐसे बारूद की ढेर जैसा था जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी।